हेलो बच्चों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित का अनसॉल्व पेपर। और इस वीडियो में हम लोग जिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं उसका कोड है 822 EA। ये वर्ष 2023 में आया हुआ प्रश्न पत्र है और आज हम इसका पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये जो 20 है प्रश्न क्रमांक, यहाँ तक हमने हल किया है। और आज का जो दूसरा पार्ट है जहाँ पे प्रश्न क्रमांक 21 है, इसके सभी खंड और प्रश्न क्रमांक 22 इसके सभी खंडों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 21 के पहले पार्ट से। बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले प्रश्न क्रमांक वो है 21 और इसका है पहला। इसमें जो दोनों पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट है 2, y और एक है 10, 3। इसके बीच में जो दूरी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 मात्रक, तो y का मान निकालना है। तो दूरी का जो सूत्र होता है, सबसे पहले सूत्र हम लिख देते हैं। क्या होता है? x1 - x2 स्क्वायर और प्लस y1 - y2 इसका स्क्वायर। इसमें x1 अगर ये है तो ये हो जाएगा x2, अगर ये x1 है तो ये x2 होगा। चाहे जैसे आप सॉल्व करो, जैसे 2 में से ये 10 घटाओ या 10 में से 2 घटाओ। तो यहाँ हम लेस कर दे रहे हैं 2 - 10 को। किसी भी x को आगे पीछे लिख सकते हैं, उत्तर में कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ है y और यहाँ है 3, इसको घटाएंगे, इसका वर्ग कर दो। और दूरी दिया हुआ है 10, तो यहाँ 10 लिख देते हैं। 2 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 8, वो भी चिन्ह माइनस के साथ रहेगा। स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। और ये हो गया y-3 का वर्ग। अब अगर दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये करड़ी गायब हो जाएगी। तो 10 का वर्ग होगा 100 और यहाँ हो जाएगा 64 धन y-3 का वर्ग। 100 में से 64 घटाएंगे तो 36 आएगा। तो लिख सकते हैं कि 36 बराबर है y-3 इस पूरे का वर्ग। अब दोनों तरफ वर्गमूल निकालेंगे तो 36 का वर्गमूल आएगा धन 6 यानी ±6 और ये हो जाएगा y-3 इसका वर्ग। अभी तो वर्ग खत्म हो गया, वर्गमूल में बन गया। तो यहाँ पे एक बार आपको चिन्ह लेना है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा y-3 = 6। आपको लिखना पड़ेगा धन चिन्ह लेने पर। तो यहाँ से y का मान आएगा 9। एक बार आप ऋण चिन्ह लेंगे तो लिखेंगे y-3 बराबर -6, या यहाँ से y की वैल्यू होगी -3। तो इसको हल करने पर जो वैल्यू मिला है वो है, एक बार y का मान 9 आएगा और एक बार y का मान -3 आएगा, यानी y के कुल 2 आंसर आने हैं। तो इस प्रकार से सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट। और उसके बाद अब हम लगाएंगे इसका दूसरा पार्ट। तो सबसे पहले दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? x और 1/x का माध्य यम है, x³ और 1/x³ का माध्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रश्न से। 21वें का दूसरा। इसमें दिया हुआ है x और 1/x का समांतर माध्य इन्होंने दिया है यम। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? जितने भी टर्म हैं उनको जोड़ते जाओ। तो एक है x और एक है 1/x। अब ये कुल कितने लोग हुए? 2 लोग हुए, उन्हीं से भाग कर दो, ये हो जाएगा यम। या यहाँ से लिख सकते हैं
कि x प्लस 1/x इसकी वैल्यू हो गई 2m। इसको हम एक समीकरण बना के छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें ऐसे ही दो और राशियाँ दी हैं जिनका निकालना है x³ और 1/x³। इसका निकालना है समांतर माध्य। तरीका क्या है निकालने का, जो भी टर्म है उनको जोड़ दो। तो एक है x³ और एक है 1/x³। कुल 2 लोग हुए तो डिवाइड किससे करना है, 2 से। मान लो हम इस समांतर माध्य को m एवरेज ऐसा साइन से दिखा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा x³ + 1/x³/2। इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 2। अब अगर हम समीकरण 1 से किसी भी तरीके से इस वैल्यू को निकाल लें तो यहाँ लाके रखा जा सकता है और m एवरेज की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्यूब है तो हम समीकरण 1 का क्यूब कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 का घन करने पर, तो पहले वाले का जब घन करेंगे तो ये होगा x + 1/x इस पूरे का क्यूब और इधर होगा 2m का क्यूब। अब ये घन करने पर क्या बनेगा, x³ + 1/x का क्यूब प्लस a³ + b³ + 3 × a × b, ये सूत्र होता है। तो ये हो गया फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म, और कोष्ठक में होता है सेम टू सेम टर्म को आपको लिख देना है। तो ये हो जाएगा, ये सूत्र होता है a³ + b³ का। इक्वल हो जाएगा, ये 2 का घन 8 होगा और m का घन m रहेगा। ये होता है a + b का होल क्यूब। पहले का घन प्लस दूसरे का घन प्लस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, कोष्ठक में पहला पद धन दूसरा पद, ये सूत्र होता है। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर अभी हम आपको पीछे करके दिखाएंगे इसको। तो यहाँ से अगर इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो तो ये बनेगा x³ + 1/x³। इस x से ये x कैंसिल होके बचेगा 3 और यहाँ x + 1/x इसकी वैल्यू होगी 8m³। थोड़ा आप मेहनत करो तो आप देखोगे कि हमें x + 1/x की भी वैल्यू पता है जो कि है 2m। तो इसकी जगह पे हम 2m रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे x³ + 1/x³ + 3 और इस पूरे का मान है 2m। इधर हो जाएगा 8m³। यहाँ हम लिख देंगे कि हमने ऐसा काम कहाँ से किया, समीकरण नंबर 1 से हमने ये काम की है। तो यहाँ से मिलेगा x³ + 1/x³ और ये हो जाएगा 6m, दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा 8m³ माइनस में 6m। अब यहाँ पे आप देखो जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है उसमें x³ + 1/x³ है और आपके पास ये वैल्यू है। इसे हम कोई समीकरण कह देते हैं, जैसे समीकरण नंबर 3। तो अब आगे आपको कैसे लिखना है वो भी आप देख लीजिए। आगे आप लिखेंगे समीकरण 2 में x³ + 1/x³ का मान रखने पर तो जब रखेंगे तो आपको मिलेगा इस पूरे की जगह पे 8m³ माइनस में 6m, ये हो गया इस पूरे का मान और नीचे है 2। भाग कर देंगे तो जवाब में आएगा 4m³ माइनस में 3m। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न कैसे हल करना समझ आया होगा। थोड़ा पीछे करके दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये पहला समीकरण बनेगा, ये एक ही पेज में लाने की कोशिश कर रहे हैं इसका। ये देखिए ये पहला समीकरण है और फिर ये उसके आगे का पार्ट है। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न कैसे सॉल्व हुआ है समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो तो आप हमें ज़रूर पूछें हमसे, या फिर प्लेलिस्ट में जाएं, आपको हर एक चैप्टर के प्रश्न वहाँ पे मिलेंगे और बिल्कुल बेसिक से हमने लगाना सिखाया है।
आगे का प्रश्न आप देखिए 21वें का तीसरा खंड, जिसपे स्टार बना हुआ है, मतलब ये इस प्रकार के जो प्रश्न है टॉपिक से हटाए गए हैं, फिर भी आप इन्हें लगाना जरूर सीखिए। दिया है इसमें, यदि tan 2a इसकी वैल्यू है काट a माइनस 18 सॉरी, tan 2a इक्वल काट a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, मतलब इसकी वैल्यू 2a की वैल्यू 90 अंश से कम होनी चाहिए, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यह है 21वें का तीसरा खंड। इसमें दिया हुआ है tan 2a इक्वल है काट a माइनस में 18, तो हमें a का मान निकालना है। हल करने के लिए क्या करो, या तो दोनों को tan में बदल दो या तो दोनों को काट में बदल दो। और यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री का नियम लगता है, पूरा कोण का नियम। वो क्या है, हम tan को काट 90 माइनस लिख सकते हैं या काट को tan 90 माइनस लिख सकते हैं। तो हम इस tan को ही लिख देते हैं काट 90 माइनस में 2a, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब होगा tan 2a, जो है काट a माइनस में 18। अब दोनों तरफ काट है तो हम तुलना करेंगे, ये नहीं कि काट से काट को काट देंगे। आ जाएगा a माइनस में 18, आगे पीछे पचहत्तर करेंगे, जैसे 18 को इस साइड करेंगे और यहाँ पे 2a को दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा a पहले से था, 2a दूसरी तरफ से आएगा, या इसको लिख सकते हैं 108 डिग्री, और ये हो गया 3a। यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 108 बाई 3, 36 डिग्री। ये हो जाएगा a का मान, जो कि आपको निकालना है। तो इस हिसाब से सॉल्व होगा 21वें का तीसरा खंड। उसके बाद लेते हैं हम लोग इसका चौथा खंड। प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। थोड़ा आगे लिखते हैं इसको। तो एक में दिया वर्ग अंतराल और एक में दिया बारंबारता, निकालना है माध्यक। तो पहले तो हम बनाएंगे कॉलम, और माध्यक निकालने के लिए कुल कितने कॉलम की जरूरत होती है, 3। हम यहाँ 3 बना लेंगे। 2 तो सवाल में दिया, तीसरा एक हमें बनाना होता है, जिसमें हम लिखते हैं संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हमने लिया बना। इसमें एक में है वर्ग अंतराल और एक में है बारंबारता। ये 2 सवाल के हिस्से होते हैं जब हमें निकालना होता है ये माध्यक या माध्यिका। तीसरा हमें बनाना पड़ता है, जिसे हम कहेंगे संचयी बारंबारता। अब हम सवाल उतार लेते हैं। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 50 तक है। और बारंबारता है 5, 8, 20, 15, 7। संचयी बारंबारता बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो पहला बारंबारता इसको ऐसे ही लिख दो, उसके बाद इसको क्रॉस में जोड़ो। 5 को 8 के साथ ऐड करना है, जो आए हो उसको यहाँ लिख देंगे। फिर जो ये आया उसको इसके नीचे वाले में ऐड करो, और उसके बाद यहाँ जो आया उसको इसमें ऐड करो, और फिर जो आया है उसको इसमें ऐड करो। अब जो सबसे लास्ट, यहाँ तक आपको कर लेना है जब भी आपको निकालना हो माध्यक, यहाँ तक आपको काम कर लेना है। उसके बाद अब आगे कैसे सॉल्व करना, पहले काफ़ी आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। और ये हुआ। अब आगे का हल करने के लिए जो सबसे लास्ट में आता है आपको इसे ही फोकस करना है। इसे हम बोलते हैं यन, या फिर इसको बोलते हैं बारंबारताओं का योग,
या संचयी बारंबारता का सबसे बड़ा पद, ये हो गया 55। माध्यक निकालने के लिए आपको जो सबसे पहला टर्म है उसकी जरूरत जो पड़ती है वो है n/2। ये कैसे आता है, जो आपका n निकल गया है इसी का आधा कर, ये आएगा 27.5, ये हो गया। अब जरूरत आपको पड़ने वाली है CF की, मतलब आपको इन संचयी बारंबारता में से कौन सा चाहिए। तो ये जो वैल्यू आते हैं n/2 इसी के आधार पर वो निर्धारित होता है और आपको छोटे से बड़े की तरफ आना होता है। तो 5, 13 के पास भी 27.5 नहीं है, वो 33 है, मतलब इसी के अंदर 27.5 है। तो ये वाला जो होगा आपका, ये हो जाएगा CF 33। इतना कर लिया तो सारा काम खत्म। सबसे मेन यही होता है n खोजना, और n तो निकल ही जाता है, n/2 के आधार पर CF खोजना। ये थोड़ा मतलब जटिल है बस, और जटिल क्या है, अभ्यास से सब कुछ संभव है। तो आपको छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है, मतलब 27.5 किस मतलब नंबर के आसपास में रहता है। जैसे 13, मतलब अभी ये 27 तक पहुंचा ही नहीं, लेकिन ये 33 है, मतलब ये 27 से होके गुजर रहा है, तो हमें इसी को लेना होता है। तो ये हो गया CF। अब उसके बाद आपको ध्यान क्या देना, इसके ठीक पीछे की जो बारंबारता उसे चुननी है, उसे हम F से लिखेंगे, वो हो गया 20। देखो हम जो तरीका बता रहे हैं बिल्कुल आसान है। फिर अब आपको आना है इसके सामने, बिल्कुल ऐसे आमने सामने आना। यहाँ पे जो है आपको उसकी उच्च वर्ग सीमा लेनी है, तो कैपिटल L से लिखेंगे। किताब में कुछ तरीके हैं जिसमें आपको ये वाला लेना पड़ता है, छोटा वाला सीमा, तो उसमें ये सभी आमने सामने नहीं रहते, कुछ ऊपर नीचे ऐसे भी रहते हैं। लेकिन हम जो तरीका बता रहे हैं बिल्कुल आसान। तो इस L की जगह पे हम लिखेंगे 30। उसके बाद थोड़ा सा और आगे खिसका और इसके बीच में गैप कितना उसको लिख दो। 20-30 के बीच में गैप कितना है, 10 का, उसे हम लिखते हैं H से। बस इतने की जरूरत पड़ेगी। अब लिखेंगे यहाँ पे माध्यक का सूत्र। तो हम जिस आधार पर बता रहे हैं उसके लिए सूत्र क्या इस्तेमाल होगा, L माइनस CF माइनस n/2 अपान F इंटू H, ये सूत्र इसमें इस्तेमाल होगा। सारा वैल्यू रख दो, जो आएगा उत्तर आएगा। तो ये माध्यक की वैल्यू के लिए L का मान है 30, ऋण CF की जगह क्या लिखना है 33, ऋण n/2 की जगह लिखना है 27.5, और F की जगह पे लिखना है 20, और H की जगह पे 10। इस 10 से 20 को काटेंगे तो 2 बचेगा। अब ऊपर घटा देते हैं इसको, क्योंकि 30 ऋण, इसको घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे 5.5 और नीचे आएगा 2। अब इसको लिख सकते हैं 30 ऋण, भाग करेंगे इसमें तो आएगा 2.75। अब इसको घटा दो तो ये आएगा 5 और 2 बचेगा। मेरे ख्याल से 27.25 बचना चाहिए। जोड़ के देख लेते हैं एक बार, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 7 2 9 1 10 और 2 1 3, 27.25 इसमें बच रहा है। तो इस हिसाब से आपको इस प्रश्न को लगाना है। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी n की, उसके बाद इसके मतलब हाफ वैल्यू की, जिसे हम n/2 कहेंगे, और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी CF की। तो जैसे ही n/2 निकल जाएगा सब कुछ आ जाएगा। n/2 ये निकल गया तो उसके बाद आपको खोजना वो वैल्यू कहाँ, वो हो गया CF, उसके ठीक सामने F है, उसके ठीक सामने आपका L है। और एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आंसर आएगा, हम आपको तरीका बता दे रहे हैं, सही है कि गलत है वो तरीका पहचानने का। जो भी आपका आंसर आएगा, जो आपने माध्यक वर्ग चुना, इसे ही बोलते हैं माध्यक वर्ग। कभी कभी 1 नंबर के विकल्प में आता है कि माध्यक वर्ग बताओ, तो आपको लगाना नहीं है। आपने जैसे ही ये निकाल लिया n/2, इसके ठीक सामने जो है उसी में आपका उत्तर छुपा हुआ है। तो आपका उत्तर 20 से 30 के बीच में आएगा।
ना तो 20 आपका उत्तर आएगा ना ही 30 आएगा, 20 से 30 के बीच में उत्तर आपका होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए 27.25 है, मतलब हमारा माध्यक बिल्कुल सही है। अगर ये कहा जाए कि माध्यक वर्ग बताओ तो हम लिखेंगे 20 से 30। तो इस हिसाब से सॉल्व होता है 21वें का चौथा। अगला प्रश्न है 21वें का 5वां खंड। दिया गया है कि HCF 255 और 867 का 51 है, तो LCM निकालना है। जो दिया पहले उसको लिख दो। पहले यहाँ पे लिखते हैं 21वें का 5वां खंड हम लगा रहे हैं, और प्रश्न में दिया है HCF 255 और 867 का 51, तो हमें निकालना है LCM। तो LCM का सूत्र क्या होता है? LCM का सूत्र होता है जितने नंबर हैं उनको गुणा के रूप में लिख दो। तो हम इनको गुणा के रूप में लिख देंगे 867, और जो हमारा HCF आया था उससे हम कर देंगे डिवाइड। ये सूत्र होता है HCF इंटू LCM। इस साइड इधर गुणा करेंगे तो HCF इंटू LCM इक्वल होता है नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दो। अगर दो नंबर हैं तो दोनों नंबर का गुणनफल बराबर हो जाएगा, उन दोनों का LCM इंटू उन दोनों का HCF। तो यहाँ पे LCM कितना होगा, जिसे हम लासा भी बोलते हैं। HCF है यहाँ पे 51 और यहाँ पे 255 गुणे 867। तो 5 से कट सकता है शायद, ये 5 से 5 बार जाएगा, तो हो जाएगा 5 गुणे 867। 5 से गुणा कर देंगे, 5 सते 35, 5 छक 30, 3 33, 5 अठे 40, 3 43, यानी 43 35 इसका हो जाएगा LCM। ये है प्रश्न क्रमांक चौथे का 5वां खंड। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस हिसाब के असंख्य सवाल हमने सॉल्व कर दिए हैं। आप चाहे तो पिछले सेटों में चेक करके आप लगा सकते हो, या फिर रियल नंबर जो प्लेलिस्ट है आप वहाँ पे जा करके इसके बारे में A to Z जानकारी हासिल कर सकते हो। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आए तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको इस टाइप के प्रश्न को फिर से लगाना हम आपको सिखा देंगे। तो यहाँ पे समाप्त होता है प्रश्न क्रमांक 21। अब शुरू होता है प्रश्न क्रमांक 22। दिया है निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात करो। तो ये एक आसान काम है बहुलक का। सबसे पहले लिखते हैं प्रश्न क्रमांक 22, इसका पहला। बहुलक निकालने के लिए हमें एक्स्ट्रा किसी कॉलम की जरूरत नहीं पड़ती है, जो दिया उसी से हम काम चला लेते हैं। थोड़ा लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। एक में है वर्ग अंतराल, और पहले जब प्रश्न आते थे तो उसमें वर्ग अंतराल कंटिन्यू नहीं रहता था। आजकल तो ये गनीमत है कि वर्ग अंतराल है कंटिन्यू। और एक में दिया है बारंबारता। एक बार परीक्षा देने से पहले आप हमारे प्लेलिस्ट की वीडियो को जरूर चेक करना, ताकि जो भी आपका डाउट है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा पुराना है, आप उसमें एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन है बहुत शानदार वीडियो। इसमें वर्ग अंतराल है 0 से 10, 20, ये भी 50 तक है। अब एक में है बारंबारता, कितनी कितनी है, 5 है, 10 है, 12 नहीं 15 है, और है 23 और 7। ये दिया हुआ है बारंबारता। बहुलक निकालना है, बहुत आसान काम होता है, हमें कोई एक्स्ट्रा कॉलम की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हमें इसमें कुल 3 टर्म पहचानने होते हैं। हम आपको बता देते हैं कौन कौन लोग हैं। F0, F1, F2, L, H। इन लोगों की हमें जरूरत पड़ेगी, बाकी किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अभी आपने देखा माध्यक में हमने कैपिटल A लिखा था, जिसमें उसका मतलब था वर्ग अंतराल की उच्च सीमा यानी बड़ी नंबर, और यहाँ हमने L लिखा छोटे में। तो हम जो सूत्र अभी अप्लाई करेंगे इस पे, उसमें हम वर्ग अंतराल का जो भी लेंगे उसका लोअर लिमिट लेंगे, छोटी सीमा लेंगे। तो अब इन तीनों को हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले हम इसमें खोजेंगे सबसे बड़ा अंक। और एक बात और इसमें हम आपको बताएं, जब भी बहुलक निकालने वाला सवाल आएगा तो सबसे बड़ा अंक ना तो सबसे नीचे लिखा होगा
ना ही सबसे ऊपर लिखा होगा, ये बीच में कहीं रहेगा, ये आप श्योर रहो। अगर सबसे ऊपर या सबसे नीचे लिखा है तो बहुलक निकालने में काफ़ी दिक्कत आती है, और उस टाइप के बहुलक के प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले हमें खोजना है सबसे बड़ा नंबर, जो कि है 23। आप देख सकते हो इसमें सबसे बड़ा नंबर है वो 23 है, उसको हम कहेंगे F1। ये हो गया। अब इससे ठीक ऊपर जो होगा, ठीक ऊपर कुछ भी लिखा हो, हमें उस पर मतलब नहीं, जो भी लिखा है वही है हमारा F0। और इसके ठीक नीचे जो लिखा है उसे हम कहेंगे F2। बस यहाँ तक तो काम बन गया। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी F1, उससे ठीक ऊपर F0, उससे ठीक नीचे F2, यानी 0 1 2 लाइन से है। अब उसके बाद बारी आती है इस यल की। तो यल कहाँ होता है? ये जो हमारा F1 है, इसके ठीक सामने जो छोटी वाली लिमिट है वो लेनी है। ये हो गया 30। और यच कौन सा है? इसी के सामने वाले में जो वर्ग अंतराल है वो है 10 का। अगर आपसे कहे बहुलक वर्ग बताओ, तो सबसे बड़ी बारंबारता के सामने जो बनेगा वर्ग अंतराल वही होगा बहुलक वर्ग। और जो आपका उत्तर आएगा ये श्योर है, 30 और 40 के बीच में ही नंबर आएगा, ना तो 30 आएगा ना ही 40 आएगा। अगर 30 और 40 आ रहा है तो पक्का सवाल गलत है, आप श्योर रहो, उत्तर इसी के बीच का होगा। तो अब हम लगा के देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बहुलक। सूत्र लिख देते हैं। सूत्र होता है यल प्लस F1 माइनस में F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसी में सारी वैल्यू रख देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो रखते हैं सबको। यल की जगह पे 30, F1 की जगह पे 23 और F0 की जगह पे 15। जो भी है इसी में से हम उठा के यहाँ रख रहे हैं। फिर नीचे 2F1 यानी इसका डबल करना है, 46 माइनस F0 यानी 15 माइनस F2 यानी 7, और H का गुणा कराना है, यानी आगे यहाँ लिखेंगे 10 बराबर 30 धन, यहाँ घटाएंगे 23 में से 15 तो आएगा 8, और यहाँ हो जाएगा 15 और 7 जुड़ जाएगा 22 हो जाएगा, ऋण 22। तो इसमें से घटाएंगे तो आएगा 24 और यहाँ 10। 8 से 24 काटेंगे तो 3 आएगा, यानी ये हो गया 10/3। 30 धन 10/3, यानी ये हो जाएगा 3 सही 1/3, यानी इस पूरे का मतलब हो गया, ये लिखा है 33 सही 1/3। चाहे ये लिखो, चाहे आप लिख सकते हो, यहाँ आगे लिख देते हैं, चाहे आप इसकी जगह लिख सकते हो 33.33, जो मर्जी आपकी। 1 में 3 से भाग करेंगे तो इस हिसाब से, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर ये है 33 सही 1/3, ये हो जाएगा बहुलक। तो अभी हमने जो कहा था कि जो बहुलक आएगा ना ही 30 आएगा ना ही 40 आएगा, इसके बीच में आएगा। तो आप श्योर रहो, जो भी वर्ग अंतराल आप चुनते हो, चाहे माध्यक हो या फिर आपका बहुलक हो, वो उसी के बीच में उत्तर होना। तो आप देखो 33 इन्हीं के बीच में पड़ता है। एग्जैक्ट बीच में पड़ेगा ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन रहेगा इसी के बीच का ही आपका। तो इस हिसाब से यह प्रश्न सॉल्व होता है। अगला प्रश्न है 22वें का दूसरा पार्ट। इसमें एक त्रिभुज की रचना करनी है, इसकी संगत भुजाओं के अनुपात में एक दूसरे त्रिभुज को बनाना है। तो इस हिसाब के प्रश्न जो रचना से संबंधित हैं, हमने इसको एक अलग प्लेलिस्ट कर दिया है, उसमें हम टोटल इसको बना के रखें, क्योंकि यहाँ पे इसको बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, और इसलिए हमने इस टाइप के सभी प्रश्नों को कंस्ट्रक्शन का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर डाल दिया है। स्पर्शी खींचने का तरीका, त्रियक स्पर्शी है, अनुस्पर्शी है, उसके बाद कोणों का विभाजन है, ऐसा मतलब जो भी होता है कंस्ट्रक्शन यानी ज्योमेट्री का जितने भी रचनाएं हैं, सभी रचनाओं को हमने एक प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिया है। आप वहां से इसको सीख सकते हैं, और वैसे इस पर स्टार भी बना हुआ है। तो टॉपिक के आधार पर अगर देखा जाए तो 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए ये तो बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी आपको लगाने आना चाहिए इस टाइप के प्रश्नों को, क्योंकि आगे जब आप परीक्षा की तैयारी करोगे किसी भी, तो वहाँ ये नहीं कहा जाएगा कि आपको क्या पढ़ा गया था क्या नहीं पढ़ा गया था। तो आपको जानकारी सबकी चाहिए। तो ये है 22वें का दूसरा खंड, हम इसको यहीं छोड़ रहे हैं। उसके बाद आगे का प्रश्न लेते हैं 22वें का तीसरा खंड।
22वें का तीसरा प्रश्न है इसमें कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, BD AC पर लंब है, तो ये कुछ सिद्ध करना है। सबसे पहले त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। इसमें कहा था कि B समकोण है तो हम समकोण मान लेते हैं, AC उसका कर्ण है तो इसको कर्ण मान लेते हैं। और फिर कुछ बातें की हैं इन्होंने कि BD जो है वो AC पर लंब है, मतलब यहाँ से कोई एक लाइन खींचनी है और वो लाइन ऐसी हो कि इस पे लंब हो, और उसको इन्होंने कहा है कि उस लाइन का नाम है BD। तो इसमें प्रूव करना AB स्क्वायर इक्वल AC इंटू AD, ये प्रूफ करना है। AB स्क्वायर इक्वल AC इंटू AD, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमें कुल कितने स्टेप की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन दैट, या क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया है त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री का है और दिया हुआ है कि BD लंब है AC के ऊपर। उसके बाद अगला लिखेंगे हमें क्या प्रूफ करना है। मतलब हम ये जो फालतू का काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, वैसे फालतू का नहीं, सॉरी, हमें प्रूफ करना है AB स्क्वायर इक्वल AC इंटू AD। इस थ्योरम का बहुत इस्तेमाल होता है विकल्प के प्रश्नों को हल करने के लिए। और उसके बाद अगला लिखते हैं उपपत्ति या प्रोसेस या प्रूफ करने का तरीका। आखिर कैसे हम अपनी बात को सही यहाँ साबित करेंगे, लॉजिक के आधार पर। नहीं तो इसको कोर्ट मत बनाओ कि बहस करनी इस पर। उपपत्ति हमें दिखानी है इसका कि प्रूफ कैसा होगा। तो हमें दिखाना है AB का स्क्वायर AC और AD। बहुत आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। यहाँ AB को 2 बार लिख लो, AB इंटू AB। एक बार AB को AC के नीचे लगाओ और एक बार AB को AD के नीचे लगाओ, या फिर लिख दो AB बटे AC और AD बटे AC। इतना आपको करना है। तो AD और आपको लेना है AC, यानी आपको एक इस छोटे त्रिभुज की बात करनी है और एक इस बड़े की, बस इतना सा मसला आपको समझना है। तो हम ये वाला लेंगे छोटा वाला और एक ये लेंगे बड़ा वाला। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज हमारा ADB और एक त्रिभुज है ABC। इनमें आप देखो दोनों में कि ADB में भी कोण A है, यहाँ हम निशान बना देते हैं, और ABC में भी कोण A है। तो लिखेंगे कि कोण A बराबर कोण A, ये है समरूप। अभी समरूप कैसे है हम आगे आपको प्रूफ करके भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे कोष्ठक में लिख देते हैं उभयनिष्ठ, मतलब कोण A दोनों में कॉमन है। ADB में भी कोण A पाया जा रहा है और ABC में भी। उसके बाद क्या दोनों की खासियत है कि ADB का जो कोण D है और ABC का जो कोण B है, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। वैसे यहाँ पे तो हमें नाम लिखना चाहिए ADB और यहाँ लिखना चाहिए ABC। सबसे अच्छा तरीका ये है कि कोण का पूरा नाम लिखो, नहीं तो ABD भी नाम लिखा जा सकता है। तो अगर ये 2 कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज ADB ये समरूप है। समरूप का ये साइन होता है त्रिभुज ABC। यहाँ पे लिखेंगे किस सिद्धांत के आधार पर? AAA, यानी एंगल 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 समरूपता। ये हमने यहाँ पे तरीका लगाया। चाहे तो आप 2 बार ही लिख सकते हो, कोण कोण समरूपता। जब 2 कोण बराबर तो तीसरा तो खुद ब खुद बराबर हो ही जाएगा। अब जब बराबर हो गया तो हमें क्या लिखना है? इनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं समरूप त्रिभुज के। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एक, देखो हमको कैसे लिखना होता है। ADB में जो कोण A है उसके सामने की साइड क्या है? BD, उसको लिख दो। उसके बाद दूसरे त्रिभुज में A के सामने की साइड है कौन सी? BC। ऐसे ही लिखा जाता है, ये तरीका है। फिर ADB में जो D है इसके सामने पड़ेगा AB
और ए बी सी में जो बी है, हमने यहाँ इसका दूसरा लिखा तो यहाँ भी दूसरा लेंगे। हमने पहला का अनुपात लिखा, फिर दूसरे के लिए, तो ए बी सी में बी के सामने है ए सी, और उसके बाद ए डी बी का हमने बी उठाया, तो ए डी बी के बी में उसके सामने है ए डी, और ए बी सी में जब सी उठाया तो इसके सामने है ए बी, इस बड़े वाले में सी के सामने ए बी पड़ेगा। तो हमें जो प्रूव करना है उसके लिए हमें ये पार्ट चाहिए, तो यहाँ से लिखेंगे या ए बी बाई ए सी बराबर ए डी बाई ए बी, क्रॉस गुणा कर देंगे जब, तो हमें ए बी का गुणा ए बी में करना होगा, तो आएगा ए बी स्क्वायर, और ये दोनों मिलेंगे तो हो जाएगा ए सी इंटू ए डी। ये हुआ। कभी कभी इसमें पाइथागोरस सिद्धांत प्रूव करने के लिए आता है, तो उसको कैसे करते हैं, हमने एक बार इस छोटे को बड़े त्रिभुज से साथ लिया और एक बार इस छोटे को बड़े त्रिभुज के साथ लेंगे, फिर जो आएगा दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पाइथागोरस सिद्धांत प्रूफ हो जाएगा। तो यह है 22वें का तीसरा खंड। और अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पहले हम आपको प्रश्न दिखाते हैं। 22वें का चौथा, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है। क्या कॉम्प्लेक्स इसमें कहा है, लैंग्वेज खतरनाक वाला आ गया, तो इसको तो ऐसे नहीं निपटाएंगे हम। यहाँ पे हम आपको ऐसे सवालों को लगाने का एक तरीका बता रहे हैं कैसे लगाना है। जब वर्तमान भूत भविष्य की बात हो तो हम ऐसे 3 पॉइंट ले लेंगे, 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा। मान लो ये है अपना भूत, यानी बाद की, पहले की बात, सॉरी, जो गुजर गई, और ये है भविष्य, 3 ही है, और ये है वर्तमान। हम यहाँ आपको तरीका बता रहे हैं लगाने का। तो जब भी सवाल लगाना तो आप बात हमेशा करना वर्तमान की। तो हमने मान लिया यक्स। अब हम आगे आते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, 2 वर्ष पहले, पुनीता की 2 वर्ष पहले की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु। तो अगर अभी हमने इसको यक्स माना है तो 2 साल पहले आओ, 2 वर्ष पूर्व। तो जब 2 साल पहले आएंगे तो उसकी उम्र 2 साल कम रही होगी, और जब इधर से 4 साल बाद जाएंगे तो आज की जो उम्र है उसमें 4 जोड़ के उम्र बनेगी। ये हो गया। आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से ज़्यादा है। तो ये जो दोनों एज है इसका जब हम गुणा करेंगे, इसका जो गुणनफल आएगा वो आएगा वर्तमान एज का डबल। तो वर्तमान x है, इसके डबल से 1 अधिक, बस ये मसला हो। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना कि वर्तमान आयु x, 2 वर्ष पूर्व आयु x माइनस 2, 4 वर्ष बाद आयु x प्लस 4 लिखेंगे। अतः शर्त के अनुसार या प्रश्नानुसार x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू x प्लस 1। तो अब इसके बाद क्या होगा, इन दोनों को हल करना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा 4 में 4x, फिर आएगा माइनस में 2x, माइनस में 8 इक्वल आएगा 2x प्लस 1। ये हो गया एक्स स्क्वायर, 4x माइनस 2x यानी प्लस 2x, माइनस 8 इक्वल इधर हो गया 2x प्लस 1। इस 2x से 2x कैंसिल, और माइनस 8 दूसरी तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल 9 या x इक्वल प्लस माइनस 3। तो हमें केवल प्लस वाला ही लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए x बराबर 3 वर्ष। ये हो जाएगा इसका उत्तर। आप चाहते हो इसमें चेक कर लो। आज 3 है, 2 साल पहले उसकी एज रही होगी 1, और 4 साल बाद एज हो जाएगी 7। तो इन दोनों का गुणा करना, उत्तर आएगा 7। तो इन्होंने कहा ये जो 7 है कैसा है, वर्तमान का डबल करके 1 जोड़ दो, 2 3 6 1 7, मतलब ये सही। तो इस हिसाब से आपको लगाना है 22वें का चौथा खंड। अगला जो प्रश्न है, हम प्रश्न आपको दिखाते हैं, हमने वहाँ पहले ही लिख दिया था। प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण को हल करो। 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल 3। यहाँ पे लिखा है x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और 2 नहीं हो सकती। वजह क्या होता है, अगर यहाँ 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, और 2 भी रखेंगे तो भी इन्फिनिटी बन जाएगा, यानी अनडिफाइंड जिसको बोलते हैं। तो वो केस नहीं होता है कभी भी, और आएगा भी नहीं। आप निश्चिंत रहो कि ये आ सकता है, कभी नहीं आएगा।
और फिर एक और प्रश्न है, 2 क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात करो जिनके वर्गों का योगफल 340 है। तो इस प्रश्न को हमने पीछे के सेट में सॉल्व कर दिया है। अगर आप इस सेट को सीरियल से सॉल्व करते आ रहे होंगे तो आपको ये जो छठवां खंड दिख रहा है 22वें का, ये आपको मिल जाएगा। फिर भी हम यहाँ पे आपको इक्वेशन बना के दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व होगा। तो ये है 22वें का 5वां खंड। हल करने का तरीका क्या है, क्रॉस गुणा करते हैं इसको, x - 2 का 1 में होगा और इधर से x का 1 में होगा और फिर नीचे दोनों का गुणा हो जाएगा x - 2 और इक्वल बनेगा 3। इसको हल करेंगे तो x से x कट जाएगा, आएगा -2 और नीचे गुणा करेंगे तो x² - 2x इक्वल हो जाएगा 3। इस साइड गुणा होगा तो -2 इक्वल हो जाएगा 3x² माइनस में 6x, या इसको लिख सकते हैं 3x² - 6x + 2 इक्वल 0। ये वैल्यू बनेगी इसकी, यहाँ पे -2 दूसरी साइड जाके +2 हो जाएगा। हाँ, अब इसका करना फैक्टर, लेकिन ये इसका फैक्टर होना नहीं क्योंकि गुणा करके 6 आ रहा है, जोड़ के भी 6, तो असंभव है। तो इसको हमें लगाना पड़ेगा सूत्र से। सूत्र होता है x इक्वल, यहाँ एक बार लिख देते हैं, -b प्लस -√b² - 4ac/2a। ये सूत्र होता है, इसी का इस्तेमाल करना है और इसको लपेटे में ले लेना है। -b यानी x के आगे जो लिखा है उसके चिन्ह का माइनस कर दो। तो x के आगे लिखा -6, उसके आगे माइनस लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस माइनस जो यहाँ लिखा उसका वर्ग 36 -4ac। 4a का मान x के स्क्वायर के आगे जो है और c बिना x का, तो 4 का गुणा 3 में 12, 12 का 2 में 24 और नीचे 2a, इसका डबल 6, या यहाँ से आएगा x इक्वल 6। 36 में से 24 घटाएंगे 12 आएगा और 12 के वर्गमूल को लिख सकते हैं 2 करड़ी में 3, नीचे आएगा 6 और चाहे तो हम 2 कॉमन लेके काट देंगे तो आएगा 3 धन ऋण करड़ी में 3/3। तो इसके 2 उत्तर होंगे, एक बार प्लस चिन्ह के साथ, एक बार माइनस चिन्ह के साथ, यानी x की वैल्यू आएगी 3 धन करड़ी 3/3 कामा 3 ऋण करड़ी 3/3। तो इस हिसाब से आपका जो प्रश्न सॉल्व होगा वो होगा 22वें का 5वां खंड। कैसे सॉल्व हुआ है वो आपके सामने दिख रहा है, इस हिसाब से आपको लगाना है। तो अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं जो अगला प्रश्न है, जिसको हमने कहा था छोड़ देंगे। 22वें का 6वां खंड है, 2 क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात करो जिनके वर्गों का योगफल 340 है। 22वां लेते हैं और इसका 6वां खंड, कुल 5 ही करने रहते हैं 22वें में, तो आपको जो मर्जी आप 5 कर देना। 6 दिया रहता है, जबकि 21वें में 6 ठो रहता है और कोई भी नहीं छोड़ना रहता है। तो इसमें दिया है क्रमागत धन सम संख्या। मान लो एक संख्या x, ये हमने सम माना, वैसे तो सम को 2x से लिखते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि अपना जो सम संख्या है, हमने ये मान लिया कि सम संख्या x, कुछ भी हम मान सकते हैं, अपनी मर्जी है। तो जो इसके ठीक आगे आएगा, इसका क्रमागत जो बनेगा इसके ठीक आगे वो होगा x + 2, 2 जोड़ के आएगा। चाहे आप ये लिखो या x - 2 लिखो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, दोनों से उत्तर आपका आएगा। तो इन्होंने कहा है इनके वर्गों का जो योग है वो है 340, यानी x² + x + 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर 340। हल करो इसको, x² इसको लिख सकते हैं x² + 4 + 2x, 2x नहीं 4x बराबर हो जाएगा 340। इसको लिख सकते हैं 2x² और प्लस 4x, इस साइड इसको लाके घटाएंगे तो आएगा माइनस में 336 बराबर 40। 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा x² धन 2x - 168, यानी 168 आएगा और इक्वल हो जाएगा 0। अब आपको क्या करना है, गुणा करके 168 लाना, घटा के 2, तो मेरे ख्याल से 14 और 12 होने चाहिए, तो होगा वही। इसको लिख सकते हैं 14x ऋण 12x। आप गुणा करके देखोगे तो 12 का 14 में 168 बनता है और घटाने पे 2 बनता है, ऋण 168 बराबर 0। आपको कॉमन लेना है x, तो बचेगा x धन 14 ऋण 12, कॉमन लेंगे तो आएगा x धन 14। इनको एक कोष्ठक में लिखो तो आएगा x ऋण 12 एक कोष्ठक में
और x धन 14 एक क्वेश्चन बराबर हो जाएंगे 0। सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा 12 और x का मान आएगा ऋण 14, जो कि आपको नहीं लेना है, ये हो जाएगा अमान्य। तो आपका जो पहला बनेगा सम संख्या 12 और दूसरा इसमें 2 जोड़ने पे बनेगा, यानी 14 आएगा। तो उत्तर हो जाएगा सम संख्याएं 12 हैं और 14। आप उनके वर्गों को जोड़ के देखोगे तो 340 हो जाएगा। यहाँ पे लगाते हैं ट्रायल वर्जन। 12 का वर्ग 144, 14 का वर्ग होता है 196 शायद। 6 4 10, 9 4 13 1 14 1 1 2 3, तो ये होगा सही। ऐसे आप लगा के परीक्षा में चेक कर लेना। तो ये था आज का अपना सेशन। सेट था 5वां, कोड था 822 EA। इसका हम लोग लगा रहे थे खंड 2 दूसरा पार्ट, जिसमें हमने प्रश्न क्रमांक 22 के 6 खंड, 22 के 6 खंड और 21 के भी 6 खंड को हमने सॉल्व कर दिया है। उम्मीद है कि आपको बताई गई सारी बातें समझ आई होंगी। अगर कोई भी प्रश्न, टॉपिक या कन्फ्यूजन है आपका तो आप हमें ज़रूर बताएंगे, आप हमें बताएंगे, हम उसके आधार पर आपको बताएंगे और ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।